नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अग्निवीरों को गार्ड की नौकरी में देंगे वरीयता, बयान के बाद अब बीजेपी नेता ने दी सफाई। जी हां दोस्तों, देश भर में इन दिनों अग्निपथ योजना को लेकर बवाल मच रहा है। अलग अलग राज्यों से हिंसक प्रदर्शन की खबरें सामने आ रही है। वहीं दोस्तों, विपक्ष भी इस योजना के विरोध में युवाओं का साथ दे रहा है। इस योजना से देश में जाने वाले अग्निवीरों के भविष्य को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी बीच भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने अग्निवीरों के लिए एक अनोखा ऑफर दे दिया, जिसकी वजह से वे विवादों में घिर गए। दरअसल दोस्तों, मध्य प्रदेश के इंदौर में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मैं एक अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा कि वह भाजपा कार्यालय में सुरक्षा के लिए रहे। आप भी कर सकते हैं। लोगों को सेना के जवानों पर विश्वास है। हालांकि इस बयान के बाद विवाद बढ़ता देख उन्होंने अपनी सफाई पेश की। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। 24 जून से शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। 24 जुलाई को पहले फेज की परीक्षा। जाने भर्ती प्रक्रिया की पूरी डिटेल। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर जोरदार हंगामा मचा हुआ है, लेकिन अब पूरी अपडेट सामने आ चुकी है। दोस्तों, थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे की ओर से पहले ही बताया जा चुका है कि अग्निवीरों का पहला दल दिसंबर 2022 तक हमारे रेजिमेंट केंद्रों में शामिल हो जाएगा और अगले साल के मध्य तक इन्हें तैनाती के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। वायुसेना ने भी अग्निवीरों की भर्ती का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, नौसेना के मुताबिक 21 नवंबर को पहले बैच का अग्निवीर रिपोर्ट करना शुरू कर देगा। इंडियन आर्मी में अग्निवीरों की भर्ती के लिए 1 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। उपद्रवी नहीं बन सकेंगे अग्निवीर। भर्ती से पहले युवाओं का पुलिस वेरिफिकेशन होगा। अग्निपथ योजना वापस नहीं ली जाएगी। जी हां दोस्तों, केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ देश के कई हिस्सों में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बाद रक्षा मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें साफ कर दिया गया है कि अग्निपथ योजना वापस नहीं ली जाएगी और यह भी कि सभी भर्तियां इसी स्कीम के तहत होंगी। 25,000 अग्निवीरों का पहला बैच दिसंबर में आर्मी ज्वाइन कर लेगा। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि अग्निपथ के विरोध में कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वालों ने छात्रों को भड़काकर प्रदर्शन कराया है। उन्होंने कहा कि अग्निवीर बनने वाला शपथ पत्र देगा कि उसने कोई प्रदर्शन नहीं किया है, न ही तोड़फोड़ की है। बिना पुलिस वेरिफिकेशन के कोई सेना में शामिल नहीं होगा। पुरी ने कहा कि युवा फिजिकली तैयार हो ताकि वह हमारे साथ जुड़कर ट्रेनिंग कर सकें। हमने इस योजना को लेकर हाल ही में हुई हिंसा का अनुमान नहीं लगाया था। सशस्त्र बलों में अनुशासनहीनता के लिए कोई जगह नहीं है। सभी को लिखित में देना होगा कि वे किसी भी तरह की आगजनी हिंसा में शामिल नहीं थे। दोस्तों, इस दौरान भारतीय नौसेना की ओर से कहा गया है कि 21 नवंबर से पहला नौसैनिक अग्निवीर बैच ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट INS चिल्का ओडिशा में पहुंचना शुरू हो जाएगा। इसके लिए महिला और पुरुष दोनों अग्निवीरों को जाने की अनुमति होगी। भारतीय नौसेना के पास वर्तमान में विभिन्न भारतीय नौसेना के जहाजों पर 30 महिला अधिकारी हैं। वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने कहा कि हमने तय किया है कि अग्निपथ योजना के तहत महिलाओं की भी भर्ती होगी, जिन्हें युद्ध पोतों पर भी तैनात किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अग्निवीरों को 10% आरक्षण, ऊंट के मुंह में जीरा। CRPF, BSF जैसी फोर्स में हर साल भर्ती हो सकेंगे महज 3,000 अग्निवीर। बाकी 35,000 का क्या होगा? जी हां दोस्तों, अग्निपथ स्कीम के विरोध की आग 11 राज्यों में फैल चुकी है। प्रदर्शन करने वालों की सबसे बड़ी नाराजगी 4 साल में रिटायर कर दिए जाने को लेकर है। आक्रोश को देखते हुए शनिवार सुबह गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों को CAPF भर्ती में 10% आरक्षण का ऐलान किया। शाम होते होते रक्षा मंत्रालय ने भी 10% आरक्षण की घोषणा कर दी। दोस्तों, सेना में भर्ती की नई योजना अग्निपथ के तहत हर साल 45 से 50,000 की भर्ती होनी है। अग्निवीरों के पहले बैच की सेना में नियुक्ति 2023 में होगी। इनके 4 साल बाद यानी कि 2027 में 25% यानी कि करीब 10 से 12,000 अग्निवीरों को सेना में स्थायी नियुक्ति मिलेगी, जबकि 75% यानी कि 35 से 37,500 जवान रिटायर होंगे। इसका मतलब है कि 2027 के बाद ये हर साल करीब इतने ही अग्निवीर रिटायर होते रहेंगे। अब दोस्तों, बात करें 10% आरक्षण की, तो दोस्तों CAPF, CRPF, असम राइफल्स में 10% आरक्षण देने की बात की गई है। यह महज 2 से 3,000 से 4,000 तक ही स्टूडेंट्स को भर्ती कर पाएंगे, यानी कि यह 10% आरक्षण ऊंट के मुंह में जीरे की तरह है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों ने पंजाब CM भगवंत मान का काफिला रोका। कही यह बात। जी हां दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पंजाब के संगरूर में उपचुनाव के लिए रोड शो कर रहे थे। उधर अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने उनके काफिले को रोकने की कोशिश की। इसके बाद CM भगवंत मान ने अपनी SUV कार को रोक लिया और एक प्रदर्शनकारी युवा से हाथ मिलाया और बात की। आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो ट्वीट कर कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान एक रोड शो कर रहे थे, तभी उन्होंने अग्निपथ योजना
के विरोध में प्रदर्शन होते हुए देखा और युवाओं के बीच अपनी एसयूवी कार रोककर एक युवा प्रदर्शनकारी से बात की। मान ने उस प्रदर्शनकारी से हाथ मिलाया। युवक ने अग्निपथ योजना का विरोध किया तो उन्होंने कहा कि यदि सांसद अग्निपथ पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं तो मैं व्यक्तिगत रूप से बात करूंगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने रंगारंग कार्यक्रम में लॉन्च की शतरंज ओलंपियाड की मशाल। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 44वें चेस ओलंपियाड टॉर्च रिले को लॉन्च किया। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फिडे के अध्यक्ष अर्कडी ड्वारकोविच ने मशाल को प्रधानमंत्री को सौंपा, जिसे प्रधानमंत्री ने ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद को दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां उपस्थित लोगों को संबोधित किया। रंगारंग कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी उपस्थित थे। दोस्तों, इस वर्ष पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने शतरंज ओलंपियाड की मशाल रिले की शुरुआत की है, जो कि ओलंपिक परंपरा का हिस्सा है और जिसे शतरंज ओलंपियाड में अब तक कभी शामिल नहीं किया गया था। पीएम मोदी ने कहा कि हमें खुशी है कि शतरंज अपने जन्म स्थान से निकलकर आज समूचे विश्व में अपनी छाप छोड़ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली में कोरोना की खतरनाक रफ्तार, लगातार 5वें दिन कोविड केस 1000 के पार, 24 घंटे में 3 की मौत। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार फिर से बढ़ती ही जा रही है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 1530 नए केस सामने आए, जबकि कोरोना संक्रमण की वजह से 3 मरीजों की मौत हो गई। दोस्तों, दिल्ली में लगातार 5वें दिन 1000 से ज्यादा कोविड के मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग की टेंशन बढ़ गई है। स्वास्थ्य विभाग से मिले आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में अब पॉजिटिविटी रेट 8.41% हो गई है। बीते 24 घंटे में दिल्ली में 18,143 लोगों के कोविड के सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 1530 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए। दिल्ली में दोस्तों अब कोविड के एक्टिव मरीजों की संख्या 5,542 हो गई है, जबकि अस्पतालों में 232 मरीज भर्ती हैं। इसके साथ ही दोस्तों पिछले 24 घंटे में 1104 मरीजों ने कोरोना संक्रमण को मात भी दी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, छापेमारी में देह व्यापार से जुड़े लोगों को न करें गिरफ्तार, फाइन लगाने पर भी रोक। जी हां दोस्तों, मद्रास हाईकोर्ट ने एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि संदिग्ध जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई के दौरान सेक्स वर्कर्स को गिरफ्तार न किया जाए। कोर्ट ने अपनी पुलिसकर्मियों को यह भी आदेश दिया कि पकड़े जाने पर किसी भी तरह का जुर्माना उन पर न लगाया जाए। इस मामले पर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए एक व्यक्ति को रिहा करते हुए उसके खिलाफ दायर किए गए केस को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। दोस्तों, शख्स ने याचिका दायर करते हुए कहा कि उसे पुलिस ने ऐसी जगह पर मौजूद दिखाया था जहां पर अवैध रूप से सेक्स वर्कर्स को रखा गया था। मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एन सतीश कुमार ने कहा कि मसाज पार्लर के नाम पर चल रही संबंधित जगह निश्चित तौर पर अवैध थी, लेकिन इसे कोई और चलाता था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 21 जून को शरद पवार के नेतृत्व में विपक्ष की बैठक, ममता बनर्जी नहीं होंगी शामिल। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले से निर्धारित कार्यक्रम के कारण आगामी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर 21 जून को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राक्पा प्रमुख शरद पवार द्वारा बुलाई गई विपक्ष की बैठक में संभवतः भाग नहीं ले पाएंगी। दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस के एक पदाधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। पदाधिकारी ने बताया कि प्रस्तावित बैठक में तृणमूल कांग्रेस का कोई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेगा। तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के कारण बैठक में शामिल नहीं हो पाएगी। उन्होंने शरद पवार जी को भी बता दिया है, लेकिन हमारी पार्टी का एक नेता वहां मौजूद रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जेपी नड्डा के घर 1 घंटे तक चली बीजेपी की मीटिंग, जल्द हो सकता है बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव 2022 को लेकर सियासी दलों के बीच गहमा गहमी तेज हो गई है। चुनाव को लेकर विपक्ष की बैठक के बाद अब बीजेपी भी मंथन कर रही है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आज बीजेपी की अहम बैठक हुई। ये बैठक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर आयोजित की गई। इस बैठक में गजेंद्र शेखावत, अश्विनी वैष्णव, ओम पाठक, विनोद तावड़े, संबित पात्रा, अर्जुन राम मेघवाल जी, किशन रेड्डी और अन्य मौजूद रहे। दोस्तों, ये बैठक करीब 1 घंटे तक चली। मिली जानकारी के मुताबिक जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विस्तार से चर्चा की गई और जल्द ही बड़ा ऐलान किया जा सकता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सभी सियासी दलों के साथ बातचीत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हालांकि इसमें कोई खास प्रगति नहीं हुई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रांची एयरपोर्ट पर ओवैसी के स्वागत में पहुंचे कार्यकर्ता, लगे
पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। जी हां दोस्तों, आईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के रांची एयरपोर्ट पर स्वागत के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। ओवैसी मांडर विधानसभा में उपचुनाव में बीजेपी के बागी उम्मीदवार देव कुमार धान के लिए प्रचार करने पहुंचे हैं। दोस्तों, विधानसभा उपचुनाव में प्रचार के लिए असदुद्दीन ओवैसी आज रांची एयरपोर्ट पर पहुंचे। इस दौरान उनकी पार्टी आईएमआईएम के कार्यकर्ता और उनके समर्थक काफी संख्या में मौजूद थे। उनके समर्थकों ने ओवैसी जिंदाबाद के खूब नारे लगाए। इन्हीं नारों के बीच पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। दोस्तों, माना जा रहा है कि ओवैसी के किसी समर्थक ने ही ये नारे लगाए थे। बहरहाल ये नारा किसने लगाया और उसका मकसद क्या था, इसके बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता। असदुद्दीन ओवैसी की मांडर उपचुनाव में एंट्री से चुनावी समीकरण बदलेंगे या नहीं, ये तो नहीं पता, लेकिन रांची में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के बाद ओवैसी के इस चुनाव दौरे के विवादों में घिरने की आशंका है। हालांकि अभी तक पुष्टि नहीं हुई है कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा वाकई में लगाया गया था और किसने लगाया था।